अंदर आज हम जो जानने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो हमारी बॉडी का है, दैट इज हार्ट। हर कोई दिल के बारे में ही बात करता है। आज उस दिल को जानने की कोशिश करेंगे कि वो दिल क्या है, उस दिल के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं और वो दिल हमारे लिए क्या करता है और उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आज ये सारा सेशन होने वाला है। बिल्कुल मैं आप सबका वेलकम करता हूँ यहाँ पर टीम आत्मनिर्भर में। और जिस तरह से आज वो चीज़ें क्रिएट होंगी तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि स्क्रीनशॉट्स आप लेते रहें, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये हमारे जितनी प्रोडक्ट रेंज है उसकी जान है। कहीं ना कहीं आपको इस बात का आइडिया लग गया होगा और आइडिया आप सबको है इनफैक्ट कि आज जो चीज़ें आज हमारे पास हैं, जिस तरीके से आज हमारा लाइफस्टाइल है, कैसे काम कर रहा है, क्या चीज़ें कैसे होना बेस्ट स्टेप समझ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आज बिल्कुल दिल के सेशन में आज आपका स्वागत है और बिल्कुल दिल से ही आज वो सारी चीज़ें आएंगी और कहीं ना कहीं आपको भी ये बात समझ में आएगी कि दिल से जो चीज़ें निकलती हैं वो कहाँ तक जाती हैं, वो दूर तक जाते हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर छोड़ के जाती हैं। तो आज उसी तरीके से आज हम इस बिजनेस को भी देखेंगे, उस तरह के प्रोडक्ट्स को भी देखेंगे कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो हमारे इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन के लिए काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली जो आती है बेसिक बात वो ये बैलेंस डाइट, यानी कि हर चीज़ कहाँ से स्टार्ट है, खुराक से, डाइट से। तो आज हमारी डाइट के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और पानी। दैट मीन्स जितना भी हम कुछ कर लें, जैसी थाली आपके सामने यहाँ देख रहे हो स्क्रीन पर, क्या एग्जैक्टली इस फॉर्म में इस तरह का खाना हम क्या डेली कंज्यूम करते हैं? ये जो टेस्ट है, कलर है, ये सब कहाँ तक रह जाता है? मैं बार बार वही बात कहता हूँ, सिर्फ हमारे मुंह के अंदर 1 इंच तक, 1 इंच खाना अंदर जाने के बाद कोई टेस्ट नहीं रहता। जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो आपकी जुबान के ऊपर, जीभ के ऊपर हैं। वो भी 4 तरह के पोर्शन में। किस दिन टाइम होगा तो जरूर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम खाने के कौन से स्वाद को जीभ के कौन से हिस्से से एग्जामिन करते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं। लेकिन जैसे खाना वो 1 इंच के बाद अंदर चला जाता है, यहाँ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी हमारी पाचन क्रिया यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद से जो एक हमारी बॉडी है वो सिर्फ एक साइंस की लैंग्वेज समझती है, एक विज्ञान की लैंग्वेज समझती है। वो सिर्फ ये जानती है कि जो आपके अंदर गया है, जो जो कौर आपने खाया, निवाला आपने खाया, उसके अंदर से वो ये जो स्क्रीन पे चीजें लगी हुई हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, वो उनको ढूंढने लगती है। तो ये बॉडी का मैकेनिज्म है, ये अपने आप ही शरीर हमारा इसी तरीके से काम करने लगता है। लेकिन हमने तो चूज किया था पिज्जा, उसके उसके बाद बाहर की चीजें, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक। लेकिन अंदर जाते के साथ ही उनके अंदर जो एक्सट्रैक्ट अगर ये चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट अच्छा है, फैट अच्छा है, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, वही हमारी बॉडी को आगे तक चलाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि आज हमारी हरकत क्या है। आज हमारे पास जो लाइफस्टाइल है, भागदौड़ वाली जिंदगी है, लगातार इस तरह की चीजें सामने है। दूध वाली चाय पीना बहुत ज्यादा खतरनाक है, फास्ट फूड है, किस तरह का, यानी आदमी जिस तरह के ये ट्रैप है, ये वाला स्पिनिंग व्हील है, इसमें लगातार दौड़ता जा रहा है। और हम सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए लगातार जो दिखता है वो खा लेते हैं फटाक से, तो जिसके अंदर पोषक तत्व तो है ही नहीं। और जिस तरह के तेल इस्तेमाल हुए, मसाले इस्तेमाल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी को डैमेज कर रहा है। और इसका सीधा जो पूरा लाइव एग्जांपल है, वो लाइव एग्जांपल आप खुद देख सकते हो कि आपके आसपास किस तरह के लोगों का लाइफस्टाइल है। सबका वेट ऑलरेडी उनका बढ़ा हुआ है, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स सबका ज्यादा है, जो कि 25 से कम होना चाहिए। अब इस सब के अंदर आज जिस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं वो है हमारा खूबसूरत सा दिल। आज इसी के बारे में कुछ चीजें भी हम जानेंगे, कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, आप उनको नोट डाउन भी कर सकते हो, आपके लिए अच्छा होगा। अब देखिए, सबसे पहले ये प्यारा सा दिल है। अब इसने यहाँ क्या शो किया है कि जो इसके हार्ट के लिए है। अब कहीं ना कहीं वो देखो, एक तरफ सारी वेजिटेबल्स हैं, वेजीज हैं, एक हाथ में फिश ली हुई है। अब ये फिश यहाँ पे क्या सिंबलाइज कर रही है, क्या दिखा रही है? यानी हार्ट के लिए जो इस फिश से सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, वो हार्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे खाने के अंदर देखो, इन्होंने 2 पार्ट में, ये पिक्चर अपने आप में बड़ी मीनिंगफुल है, बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है कि 2 हाथों में एक तरफ वेजिटेबल्स हैं और एक तरफ ये फिश है। अब ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे हार्ट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको अगर थोड़ा सा इसके दिल के बारे में बताऊं कि जब से दिल हमारा, कब से हार्ट बीट कब से आती है, जैसे 3 हफ्ते का वूम होता है, बच्चा होता है, जैसी माँ के पेट में आता है, वहां से उसकी धड़कन बननी स्टार्ट होती है।
और दिल वहां से लेकर जब तक भी आप इस पृथ्वी पर रहते हो लगातार नॉन स्टॉप वो धड़कता रहता है। और आपको एक बात की जानकर बड़ी ज्यादा सरप्राइज होगा, कभी आपने इस एंगल से सोचा नहीं है कि हमारा दिल एक दिन के अंदर 8,000 लीटर खून को यानी खून को, ब्लड को पंप करता है। नोट कर लीजिए, 8,000 लीटर ब्लड एक दिन के अंदर हमारा हार्ट पंप करता है। 8,000 लीटर का मतलब क्या हुआ कि एक पूरा का पूरा एक अपने आप में ट्रक, तो पूरा पूरा टैंकर इतना ब्लड हमारा शरीर पंप करता है इस रेट से। और किस रेट से वो करता है? 6 लीटर 1 मिनट के अंदर। ये हार्ट का पंपिंग रेट है, ये हार्ट का पंपिंग रेट है। यानी कि जिस ऑर्गन को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बड़े हल्के में ले जा रहे हैं, दिल ले लिया और दिल दे दिया और दिल की बातें की और दिल टूट गए। आज मैं उसी दिल के ऊपर आपको लेके आना चाह रहा हूँ कि वो दिल क्या क्या काम कर रहा है, क्या क्या चीजें वो देख रहा है, झेल रहा है। और दिल हमारा कम से कम एक दिन में 1,00,000 बार हार्ट बीट करता है। कितना? 1,00,000 बार। यानी कि ये ऐसा ऑर्गन है जो लगातार बिना रुके लगातार काम करता रहता है। और उसके बाद जो ये हार्ट हमारे खून को पंप करता है वो कहाँ तक सर्कुलेट होता है? अगर जिस तरह के हमारे खून की जो वेन्स है, मसल जो जो एक मतलब छोटी छोटी नर्व्स हैं जिनके अंदर खून दौड़ता है, उनकी लंबाई करीब 60,000 माइल्स होती है। 60,000 60,000 माइल्स तक वो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है और घूमता है और पूरी साइकिल कंप्लीट करता है। तो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो लगातार बिना रुके काम करता रहता है। और एक खास बात आपको इस दिल के बारे में बताऊं, आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा, या बड़ा इस बात की बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि अगर दिल को बॉडी से बाहर भी निकाल दिया जाए, दिल को बॉडी से बाहर भी निकाल दिया जाए तो वो भी लगातार अपने आप ही धड़कता रहेगा। ऐसा कई लोगों ने फिल्मों में भी देखा है और मैं आज आपको उस फैक्ट से भी अवगत कराता हूं कि अगर दिल को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए, हार्ट को, तो भी वो लगातार अपने आप ही बीट करता रहेगा। उसका रीजन क्या है कि कहीं ना कहीं जो हमारे हार्ट को बीट करने के लिए एक छोटे से सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है जिसको कहते हैं पेस मेकर। वो पेस मेकर ऑलरेडी हार्ट के अंदर होता है जिससे वो एक छोटी सी इम्पल्स, हल्का सा करंट जो कि हमारे दिल को लगता है, जो अंदर से पैदा होता है और जिसके कारण वो दिल अपने आप धड़कता है। आपने देखा होगा जिन लोगों की हार्ट बीट वीक हो जाती है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, पेस मेकर लगा दो। वो पेस मेकर एक्चुअल में क्या है? वो पेस मेकर एक हल्का सा करंट प्रोड्यूस करता है, उस वाले करंट के लगने से दिल आपका धड़कता है, यानी पंप करता है। देखे ना कितने एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और खास चीज आज हम सबसे पहले जब इसके बारे में जान रहे हैं कि आपका दिल एक शोर से, उसके लिए म्यूजिक हार्ड है, हार्ड म्यूजिक है, लो म्यूजिक है, उनसे अफेक्ट करता है। अगर कभी भी आप किसी भी ऐसे सेशन में जाएं जहां पर म्यूजिक बहुत तेज साउंड कर रहा हो, बज रहा होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। लेकिन जब कभी आप सूदिंग म्यूजिक, एक शांत म्यूजिक को सुनते हो, उस टाइम दिल आपका रिलैक्स हो जाता है। तो ये बात साइंटिफिकली प्रूव हो गई है कि जिनको दिल की प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, उनको सूदिंग म्यूजिक, एक अच्छा म्यूजिक, लो पेस का म्यूजिक उनको सुनना चाहिए। कहीं ना कहीं वो उनके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं उसकी हार्ट बीट वहां से कंट्रोल होती है। तो म्यूजिक एक तरीके से आपको रिलैक्स कर देता है। ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ कि जो लोग जो डिप्रेशन में होते हैं, जिन लोगों को थकावट ज्यादा हो रही होती है, उस टाइम में शांत सा म्यूजिक सुने, कहीं ना कहीं आपकी हार्ट बीट अपने आप ही नॉर्मल होती चली जाएंगी। और एक खास बात की बिल्कुल दिल के बारे में ये बात बिल्कुल जानना बड़ा जरूरी है कि जो ऑलरेडी ह्यूमंस हैं, और ह्यूमंस की कैटेगरी दो होगी, मेल और फीमेल, दोनों के दिल में बड़ा फर्क है। अब ये क्या बात हुई? दोनों के दिल में बड़ा फर्क है बाय वेट। सबसे पहली बात तो करते हैं वेट की। अगर कभी हार्ट अटैक होता है तो दोनों के सिम्टम डिफरेंट होते हैं। ये नॉलेज आपको बड़ा आपको काम करने वाली है कि अगर मैं उसके मेल हार्ट की बात करता हूँ जिसका वेट नॉर्मली कम से कम 10 ऑन्स के बराबर होता है, और उसके कंपैरेटिवली फीमेल का दिल जो होता है वो छोटा होता है, वो 8 ऑन्स के बराबर होता है। और 1 ऑन्स कितना होता है? 450 ग्राम के आसपास। इस तरीके से चीजें चलती हैं। और जब हार्ट के जब कोई ऐसे फंक्शंस आते हैं, जब हार्ट अटैक कभी होता है, तो उसके जो सिम्टम दिखते हैं वुमेन्स के अंदर अलग होते हैं और मेंस के अंदर अलग होते हैं। मेंस के अंदर ज्यादातर छाती के अंदर दर्द होता है, चेस्ट पेन जिसको बोलते हैं। ये सिम्टम नॉर्मली मेल्स के अंदर होता है। ये सिम्टम फीमेल्स में बहुत कम देखा गया। फीमेल्स के अंदर हार्ट अटैक के सिम्टम क्या होते हैं कि एकदम से नौशिया, मतलब उनको चक्कर आने लगते हैं, उनके शोल्डर के अंदर, उनके कंधों में दर्द होने लगता है।
और उनका पेट खराब होने लगता है, इनडाइजेशन। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नॉर्मली फन भी है और आपको पता भी होना चाहिए कि किस तरह की ये चीजें, क्योंकि जिस तरह की आज हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिस तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम जानेंगे, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। आप इस नॉलेज को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, तो वहां से एक इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है, यस वाकई आपने इस चीज को समझा है। तो ये बेसिक चीजें थी जो आपने यहाँ पर देखी हैं। अब चलते हैं आगे, ये तो हो गई बात सारी बात। तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को आपने यहाँ से देख लिया कि हमारे हर पूरे फिटनेस को, पूरी बॉडी के जो पूरी फिटनेस है वो कहीं ना कहीं हमारे दिल के साथ ही जुड़ी हुई है। जिस तरीके से ऑलरेडी ब्लड हमारे खून का जो पंप पूरी बॉडी में, पूरी नर्व्स में जाता है, वही सारे डाइजेशन को, सारी एक्टिविटीज को चलाता है। तो कितना एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अब उसके बाद ये स्लाइड आपके सामने दिख रही है, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी कोई ट्रेनिंग आप करते हो प्रोडक्ट से रिलेटेड या कोई भी ट्रेनिंग, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम एरिया के ऊपर बात करना होता है, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं प्रोबिंग टेक्निक। कि मुझे वो प्रॉब्लम्स तो पता हो जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिनका मेरे को सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। जब तक आपको उन प्रॉब्लम्स का ही नहीं पता होगा तो आप किस तरीके से आप सोल्यूशन दे पाओगे। तो एक सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल के आती है कि हार्ट डिजीज जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सेकंड नंबर के ऊपर आती है। फर्स्ट नंबर पे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीज होती हैं, वो कौन सी होती हैं? इन्फेक्शन और उसके बाद न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम। अब दोबारा यहाँ से एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है, जब हम यहाँ CNT करते हैं, आज वेस्टीज ने हमारे जिस तरह की हम लोग गैदरिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसका नाम ही CNT रखा हुआ है। तो बार बार वही चीज खुल के सामने आ रही है कि वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं वो कौन सी आती हैं? इन्फेक्शन की एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम। अब्दुल कलाम जी भी कहते हैं कि हमारी बॉडी में 95% जो प्रॉब्लम्स आती हैं दैट इज ड्यू टू द मेल न्यूट्रिशन। एक अच्छा पोषण हमें हमारे शरीर को नहीं मिलता, उसके कारण प्रॉब्लम आती है। और सेकंड नंबर पे जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हार्ट डिजीज, हार्ट के कारण। अब हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, उसने एक एस्टिमेट किया WHO ने कि 2030 तक कम से कम जितनी भी डेथ होंगी उसके अंदर से 35% जो उसको डेथ होने वाली हैं वो हार्ट डिजीज के कारण होने वाली हैं। देख रहे हो, पहले से इंडिकेशन है। ये सारे पैरामीटर्स को, स्टैट्स को पहले स्टडी किया गया है। उसके बाद WHO इंडिया के बारे में क्या कहता है कि पिछले 40 सालों में शहरों के अंदर जो लोग रहते हैं वहां पे CAD बोला जाता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वो शहरों में 3 गुना बढ़ गई है, 3/4 बढ़ गई हैं। तो यानी बार बार मैं इसी बात को रिपीट करता हूं कि जो हम शहरों में रह रहे हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंट के कॉस्ट पे कर रहे हैं। कि आज हम शहरों में रहते हैं तो वो जो हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरह की लग्जरी हम लोग यहाँ पर जीते हैं, हर चीज़ बड़े आसानी से मिल जाती है, एक फ़ोन कॉल पे मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं उसकी कीमत भी है। उसकी कीमत क्या है? कहीं ना कहीं हम लोग क्या अपना बीमार भी होते जा रहे हैं। और 2015 के अंदर एस्टिमेट यहाँ पे किया गया था 62 मिलियन पीपल कम से कम वो CAD से लिंक्ड हैं, यानी उनको ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो चुकी है। एस्टिमेशन है ये 2015 का, और आज 5 साल हो चुके हैं, तो ये नंबर अपने आप में कहीं ना कहीं बढ़ गया। और उससे भी ज्यादा इसके चौंकाने वाली बात यह है कि 23 मिलियन लोग ऐसे हैं कि जो 40 साल से कम है, और सिर्फ 11 मिलियन लोग ऐसे हैं जो 60 साल से ऊपर हैं। तो यानी कि जो पहले इस बात को बोला जाता था कि ये प्रॉब्लम जो रईसों की बीमारी है, वो रईसों की बीमारी क्यों बोलते, अमीरों की बीमारी क्यों बोलते थे? उसको सिर्फ इसलिए बोलते थे कि जो लोग रईस थे या जिनके पास पहले काफी अच्छा पैसा था, वो अपने खाने की जो फूड हैबिट्स हैं उनको कंट्रोल नहीं करते थे, उनके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा था, तो इसीलिए उनको हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होती थी। लेकिन जब से यहाँ पे इंडिया के अंदर मिडिल क्लास ने अपने को राइज किया, उनकी जेब में पैसा है, मिडिल क्लास ने राइज करना स्टार्ट किया है, यहाँ से कमाना स्टार्ट किया है, तो उनका भी लाइफस्टाइल वैसा ही हो गया है कि आज जंक फूड आज सब कुछ हमारे लिए अवेलेबल है, सब चीज़ें बिल्कुल इजीली अवेलेबल है। आज हमारा वर्किंग स्टाइल ऐसा हो गया है शहरों के अंदर स्पेशली कि हमें शरीर से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने ब्रेन से काम करते हैं। अब ये तो सारी प्रॉब्लम एरिया होगी। और उसके बाद अब सॉल्यूशन क्या है? अब सॉल्यूशन के अंदर भी एक बात और बोली जाती है कि जितनी भी हार्ट की प्रॉब्लम होती हैं, ये बात बोलता है WHO, 80% प्रॉब्लम क्या होती है प्री मैच्योर स्टेज के ऊपर प्रिवेंटेबल हैं। अब ये यहाँ पर राहत की सांस है, इज अ सेंस ऑफ रिलीफ, कि जितनी भी प्रॉब्लम यहाँ पर होती हैं उसमें से 80% प्रॉब्लम को यहाँ रोका जा सकता है, प्रिवेंटेबल है। तो यानी कि आज जो वेस्टीज काम कर रहे हैं, आज आप और हम जो काम कर रहे हैं, वो इस एरिया के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो ये कन्वर्सेशन शुरू में मैंने 5 मिनट आपके साथ की है, ये बड़ी वैल्यूएबल आपके साथ होने वाली है, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज के बारे में पता नहीं है, हम लोग नेटवर्किंग के अंदर सिखाते क्या है, सीखते क्या है, इट्स अ बिजनेस ऑफ शेयरिंग ओनली।
इट्स अ बिजनेस ऑफ शेयरिंग ओनली। अब ये नहीं किसी के पास सीधा गए जाते के साथ ही सर आप ये फ्लेक्स खा लो हार्ट ठीक हो जाएगा, आप उसके ग्लूकोसामाइन खा लो आपके नीज की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इन्वॉल्व दैट पर्सन, उसको आपको अपने साथ इन्वॉल्व करना पड़ता है। कुछ उस प्रॉब्लम से रिलेटेड चीजें, जो एनवायरनमेंट से जो रिलेटेड चीजें जो आपको धीरे धीरे मिलती हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है, और जो बातें मैंने आपको वर्बली कही आज यूट्यूब के ऊपर, नेट के ऊपर, बुक्स में सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ क्या है कि वो हमें पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ आज आप इस ट्रेनिंग में आ गए हो, 1 घंटा मेरे साथ हो, जिसमें से 15 मिनट हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ है मैं शेयर कर रहा हूँ, एक आम भाषा में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं इस बात को अपनी टीम के सामने रखता हूँ, और वहाँ से ही वो सोल्यूशन निकल के आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बेसिक का ये शुरू का हमारा सेशन हुआ, इसके अंदर आपको बहुत सारे नए फैक्ट्स, नई जानकारियां आपको मिली होंगी, जो आप अपने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, उनको अपनी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं हार्ट डिजीज की। जब हमने बात की वो प्रिवेंटेबल हैं, ये हमने मान लिया, यानी 80% प्रॉब्लम प्रिवेंटेबल हैं। दैट मीन्स ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल के साथ एसोसिएटेड है। बार बार वही कि न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर जाएगा तो 80% हार्ट की प्रॉब्लम कंट्रोल हो सकती हैं। और आज आपको हमें मिलकर, जो हमें इसके लिए वेस्टीज ने कितना बड़ा मौका दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है, हमें उस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, और 80% जो प्रॉब्लम हमारे आसपास होने वाली हैं उनको हमें कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। और बार बार मैं वही बात कर रहा हूँ, हम लोग डॉक्टर नहीं हैं। आज हम इस तरह की जो ये प्रोडक्ट रेंज है, इसको भी कैसे यूज कर रहे हैं। These products are used as a tool to involve the people। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस के अंदर ऐड करने के लिए इस चीज को कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे काम करने का तरीका है कि जितने ज्यादा लोग आज हमारे साथ इन्वॉल्व होंगे, हमारे साथ काम करेंगे, तो हम आत्मनिर्भर भी बन पाएंगे, उनको हम स्वस्थ भी रख पाएंगे, उनके परिवार को भी एक बेहतर स्वास्थ्य हम उनको दे पाएंगे, इंफॉर्मेशन से उनको जागरूक कर पाएंगे, जो कि हम काम करते हैं वो कंज्यूमर एम्पावरमेंट के ऊपर। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हो कि ये बिल्कुल हेल्दी हार्ट की आर्टरीज हैं, जिनके अंदर खून बहता है, नसें हैं, ये हेल्दी हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो मेहनत हम करते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं मेहनत का, तो ये कहीं ना कहीं ये कोलेस्ट्रॉल, ये फैट इस हमारी इन आर्टरीज में जमने लगता है धीरे धीरे। कहीं भी हार्ट की प्रॉब्लम अगर कोई कहता है कि एकदम से होती है, नो सॉरी, उसे करने के लिए कम से कम 5 साल 7 साल का रिगरस मेहनत जरूरी है। वो रिगरस मेहनत क्या है? एक्सरसाइज ना करना, सुबह घूमने ना जाना, सारा ऑयली फूड खाना, शरीर से मेहनत ना करना, पूरा जंक फूड इस्तेमाल करना, वो मेहनत ही तो है, हर कोई नहीं कर सकता। तो जो कर सकते हैं उनको ये प्रॉब्लम मिलती है, जो उनको उसका दिल की प्रॉब्लम मिलता है। कहीं ना कहीं ये जब कोलेस्ट्रॉल पूरा नसों में जम जाता है, तो देखो खून को पास होने का रास्ता बहुत छोटा सा हो जाता है, और यहाँ से हार्ट की प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर जो कुछ लोग कहते हैं, तो बार बार वही घूम फिर के बात आती है कि हमारे खाने के अंदर बैड फैट जो है, जिसको एलडीएल बोला जाता है, उसके कारण वो खून जो है, खून के जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी नसों में जम जाता है, और उसी से हमारा खून के फ्लो होने का रास्ता, जो क्रॉस सेक्शन है, वो बहुत छोटा हो जाता है, और यहाँ से हमें हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि मतलब प्रेशर बढ़ गया ना ब्लड का। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या हुआ? ब्लड का प्रेशर बढ़ गया। तो ब्लड का प्रेशर क्यों बढ़ा? कहीं ना कहीं ये कहाँ से एसोसिएटेड है कि अगर एक पाइप से पानी जा रहा है, उस पाइप को आप हल्का सा दबा दो तो एकदम से प्रेशर बढ़ जाता है ना। एग्जैक्टली इन द सेम वे ऐसे यहाँ होता है कि आपकी नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, खून को फ्लो होने के लिए रास्ता कम मिलता है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है। यही आम भाषा के अंदर हाई ब्लड प्रेशर है। बहुत सारे लोगों ने इस टर्मिनोलॉजी को पहली बार समझा होगा। तो हमें अपने खाने के अंदर जो अच्छे फैट हैं, जो हमारे इसके लिए गुड फैट हैं, उनकी कमी के कारण, जैसे कि आज के टाइम में अखरोट, जैतून का तेल, अलसी, सैल्मन फिश, और उसके बाद जो आगे ओमेगा 3, जो शुरू में मैंने आपको इमेज दिखाई थी, हार्ट ने एक तरफ फिश ली हुई थी, एक तरफ अच्छी चीज़ें ली हुई थी, तो वो सब हमारे हार्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे खाने से आज दूर होती जा रही हैं, और वो हमें ये प्रॉब्लम लगातार होती जा रही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, अब उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर का क्या इलाज है, क्या ट्रीटमेंट है। आपने बहुत सुना होगा बाईपास सर्जरी। आज मैं आपको आम भाषा में समझाता हूँ बाईपास सर्जरी क्या है। ये ऑलरेडी एक ट्रैफिक था जहाँ से हमारा खून फ्लो करता है, यहाँ पर आसपास ये वाला कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, प्लाक जमा हो गया यहाँ पर।
और इसके साथ अब इसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो हम क्या करते हैं कि पैरों से एक एक नस निकाल के, वेन निकाल के इसको बाईपास कर देते हैं। तो अल्टीमेट इस हिस्से को यहीं छोड़ देते हैं डेड। ये वाली नस आपकी डेड हो जाती है और जो इसके अंदर ब्लड का फ्लो है वो बाईपास हो जाता है। इसकी हम अलग से इसे ऐड कर दें, डॉक्टर ऐड कर देते हैं, जिसको बोलते हैं ग्राफ्ट यानी ग्राफ्टिंग। ये इस तरीके से देखो यहाँ दिखा रखा है, पैर से एक ले ली नस, इस नस को जहां भी ये इस तरह का हुआ है। अब लेकिन इस स्टेज का पता कैसे चलता है कि यहाँ पर प्लाक जमा हो गया है? तो इसके लिए एक आम टेस्ट है, एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी। अब दो वर्ड है, दोनों को समझना। एंजियोग्राफी क्या होता है और एंजियोप्लास्टी क्या होता है? किसी को हाई ब्लड प्रेशर हुआ, बार बार उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी, प्रॉब्लम हुई, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहता है कि आपकी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। सबसे पहले बोलता है एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। एंजियोग्राफी क्या होता है कि आपकी नसों के अंदर, जो हार्ट की नसें हैं जहां से ब्लड फ्लो होता है, उसके अंदर एक छोटी सी प्रोब डाली जाती है, एक तार का टुकड़ा डाला जाता है, उसके अंदर से एक छोटा सा कैमरा होता है या उसके अंदर सेंसर होता है, वो जाकर उसके खून की जो हमारी वेन्स हैं, नसें हैं, उनके क्रॉस सेक्शन को नापता है। जहां जहां पर भी कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है उसका क्रॉस सेक्शन छोटा हो जाता है, वहां पे वो रिपोर्ट ग्राफिकली देने लगता है कि यहाँ पर आपका बैड फैट जो है वो काफी ज्यादा है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। अब डॉक्टर उस टाइम में, कई लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि वहां पर वो डॉक्टर कहता है कि सर यहाँ पे ये वाली नस आपकी 70% बंद है, ये वाली नस आपकी 60% बंद है, ये वाली 90% बंद है। जो नस आपकी 90% बंद है, यहाँ पे हमें एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। एंजियोग्राफी तो ऑलरेडी वो कर रहे थे, अब उनको एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं कि एक छोटा सा तार का टुकड़ा डाल देते हैं, ये वायर मैश, उसी प्रोब के थ्रू, और इसको बैलूनिंग के थ्रू इसको फुला देते हैं। तो ये एक तरीके से जाल बन जाता है और वहां से खून का फ्लो अपने आप होने लगता है। फिर उसके बाद ये वाला बैलून जो उन लोगों ने फुलाया था, जिसमें हवा डाली थी, इसको फिर दोबारा से इसकी हवा को बाहर निकाल दें, डिफ्लेट कर देते हैं, और ये वाली जाली जो है ये उस जगह के ऊपर लग जाती है। ये इसका टेम्परेरी सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आपके ब्लड में बार बार कोलेस्ट्रॉल बनने की अपना टेंडेंसी है, लगातार कोलेस्ट्रॉल आपका बन रहा है, तो ये आज यहाँ पर बनी, कल को कहीं और बन जाएगी, आपने देखा होगा। तो शॉर्ट टर्म का सोल्यूशन और अगली बार का सोल्यूशन क्या है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखना पड़ेगा। आपको ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेगी जहां पर कि कोलेस्ट्रॉल जिसके अंदर ना के बराबर हो। अब इसके अंदर सबसे शानदार प्रोडक्ट पहला मैं बिल्कुल वेलकम करता हूँ वेस्टीज का। फर्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट जो हार्ट के लिए चलता है वो है राइस ब्रैन ऑयल। आज हम राइस ब्रैन ऑयल के बारे में बात करेंगे। जापानी लोग तो इसको हार्ट ऑयल के नाम से बोलते हैं। अब ऐसा क्यों है? ये बिल्कुल दिल के दौरों से आपको बचाता है। शानदार प्रोडक्ट है, बिल्कुल अमेजिंग प्रोडक्ट है। आज इसको देखो, मैंने हार्ट की कैटेगरी में सबसे ऊपर यही प्रोडक्ट रखा है। इसका एक रीजन है, और आपने अब तक किसी ट्रेनिंग में ऐसा नहीं देखा होगा कि जहाँ पे राइस ब्रैन को ये कार्डियो केयर के अंदर रखा जाता है। वैसे हम इसको हेल्थ फूड में रखते हैं, लेकिन यहाँ मैंने इसको जानबूझ के ऐड किया है ताकि आज मैं ये चीज बता सकूं कि काम वो करना चाहिए जो आप रेगुलर कर सकते हो। जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं ना, वो रात को खाना छोड़ देते हैं। भाई साहब, खाना वहां छोड़ना चाहिए जो आप लगातार पूरी लाइफ रात का खाना छोड़ सको। 6 महीने 4 महीने के लिए टारगेटेड टाइम के लिए आपने छोड़ा, फिर दोबारा फिर कार्विंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही खाना दोबारा खाना स्टार्ट करोगे, जितना फैट आपने रिड्यूस किया वो वापस आ जाएगा। तो आज हम लोग जो भी हैं, अपने खाने के अंदर अगर इस तेल को ऐड कर दें, एक छोटी सी चीज ही ऐड कर दें, तो कितना इसका इफेक्ट आने वाला है कि जो हमने बोला 80% जो प्रॉब्लम प्रिवेंटेबल हैं, जो रोकी जा सकती हैं, तो आज वो सबसे पहला जो उसका ट्रीटमेंट है, वो जो उसका है इलाज। लोग पूछते हैं सर कार्डियो केयर में हार्ट के लिए क्या दें, आंख बंद करके सबसे पहला राइस ब्रैन ऑयल। आज इस तेल की खूबियां जानते हैं। अब राइस ब्रैन ऑयल होता क्या है? चावल की भूसी का तेल है, और इसको फिजिकली रिफाइन किया जाता है। और इसको फिजिकली रिफाइंड का मतलब क्या? रिफाइनिंग दो तरीके की होती है, एक होते हैं केमिकल रिफाइनिंग, एक होते हैं फिजिकल रिफाइनिंग। केमिकल रिफाइनिंग में हार्ड केमिकल्स को यूज किया जाता है उसमें से तेल को बाहर निकालने के लिए। लेकिन हम जिस तरह की टेक्निक इसमें यूज करते हैं वो क्या है? पेटेंटेड टेक्निक है। उस टेक्निक का पेटेंट किया गया है कि इस तरीके से फिजिकली रिफाइन किया जाए, जिससे इसके अंदर एक ऑर्जेनॉल नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो नेचुरल तरीके से बच सके। और जो ऑर्जेन ऑयल है, सबसे पहली बात याद रख लो कि राइस ब्रैन ऑयल में क्या होता है? ऑर्जेनॉल होता है। ऑर्जेन ऑयल हो क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। और जिस तरह के इसके स्टैंडर्ड्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस तरह के इसके स्टैंडर्ड है वो किसने किए हैं? वो WHO ने। उसके बाद NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो हैदराबाद के अंदर है, जो कि रिकमेंडेशन देता है। और उसके बाद AHA, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। यानी जो पैरामीटर्स इसके अंदर रेज किए गए हैं, जो चीजें इसके अंदर हैं,
वो एग्जैक्टली इन 3 जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हार्ट के लिए काम कर रही हैं, उनके स्टैंडर्ड्स जो हैं, उनके स्टैंडर्ड्स को ये तेल पूरा करता है। आप चाहे सफोला की बात कर लो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सॉरी, आप किसी भी तेल की बात कर लो, वो तेल इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर अवेलेबल नहीं है। वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो इस खाने के तेल में ऐसी क्या चीज़ें, एक तो आपके हार्ट को बड़ा हेल्दी रखता है, उसके बाद लेडीज़ के अंदर जो भाई उसके हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, मैन पॉज की जो प्रॉब्लम होती है जो कि 45-50 के आसपास होती है, उसके अंदर हॉट फ्लैशेस एकदम से उनके शरीर में दर्द होता है, उनको भी कंट्रोल करता है, आपकी स्किन को बढ़िया बना के रखता है। इसके अंदर विटामिन ई होता है जो एंटी एजिंग का काम करता है। फिर वो कैंसर से बचाने के लिए इसके बाद टोकोटेनॉल्स ऑलरेडी इसके अंदर है, फाइटोटेनॉल्स, जो आपको कैंसर से बचाने का काम करते हैं, रोकथाम करते हैं। कोई ये मत समझ लेना कि इसको कैंसर को किसी को है सर हम तो उसको राइस ब्रांड ऑयल देना, आपने बताया कैंसर को बचाता है। ये सब चीजें स्मॉल अमाउंट में है, ट्रेसिस में है, और एक दिन के देने से कुछ नहीं होता। यू हैव टू मेक ए हैबिट, एक आपको हैबिट बनानी पड़ेगी कि जहां से ये तेल आप लगातार उनके किचन में इस्तेमाल कराओगे, आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इसके अंदर विटामिन ई होता है। और एक दूसरी बात कि जो एक नॉर्मल तेल होता है उसके अंदर देखोगे कि उसका स्मोक पॉइंट इज वेरी लो। स्मोक पॉइंट का मतलब क्या है कि जिस टेम्परेचर के ऊपर जाकर तेल आपका धुआं बनने लगता है, आम भाषा में जिस तेल को जब हम गर्म करते हैं, गर्म करते करते एक टेम्परेचर ऐसा आता है उसको धुआं बनने लगता है, यानी उसको जिस टाइम पर, वो जिस टेम्परेचर पर वो होता है उसको बोला जाता है स्मोक पॉइंट। उस स्मोक पॉइंट पर जाकर ये ट्रांस फैट, यानी कि बहुत जल्दी, तो बाकी जो तेल मार्केट में मिलते हैं उनका स्मोक पॉइंट लो होता है और इसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई है, तो जिसमें ट्रांस फैट नहीं बनते। डीप फ्राइंग के लिए ये तेल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन आप देख लेना कि अगर जो लोग इस तेल को इस्तेमाल कर रहे हैं, किचन के अंदर चिपचिपाहट बहुत कम होगी, उनका एग्जॉस्ट फैन बहुत कम काला होगा, उनकी इसके चिमनी के अंदर बहुत कम इस तरह की कालस निकलेगी। अब ये इसको भी एक बार आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको बताया था कि जो 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये वाली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और NIN के साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, 2005 की मैं बात कर रहा हूँ, इतनी पुरानी ये रिपोर्ट है। तो हमारे तेल के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट 3 चीजें होती हैं कि 3 तरह का फैट होता है। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है सफा, सैचुरेटेड फैटी एसिड, उसके बाद जो अगली वर्डिंग है पूफा, यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और तीसरी चीज है उसके बाद क्या, मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इन 3 का एक रिकमेंडेड स्केल है कि इनके आसपास आप जिस तेल को इस्तेमाल कर रहे हो उनके अंदर ये तीनों चीजें होनी चाहिए। तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी हार्ट के लिए। तो अब सफा की जो रेंज है वो होनी चाहिए 27% से लेकर 33% के बीच में सैचुरेटेड फैटी एसिड। उसके बाद पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होना चाहिए आपका 27 से लेकर 33 के बीच में, और ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होना चाहिए 33 से लेकर 40 के बीच में। उसके बाद उस तेल में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 5% से 10% होना चाहिए, और नेचुरल ऑक्सीडेंट भी होनी चाहिए। ये 4 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 चीजें हैं जो एक हेल्दी ऑयल के अंदर होनी चाहिए। अगर कोई आपसे आर्ग्यूमेंट करता है ना कि तेल के अंदर क्या होना चाहिए, दीज आर द 5, ये 5 कंपोनेंट्स हैं जो एक तेल में होने चाहिए। और ये कंपोनेंट कौन दे रहा है? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, ये हिंदुस्तान की एक संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, वो दे रहा है। ये आप अपने मन से या वेस्टीज अपने मन से नहीं दे रही है। तो आज हमारा जो इसके प्रोडक्ट है वो इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर खरा उतरता है। अगर हम घी की बात करते हैं, घी के अंदर सैचुरेटेड फैट सबसे ज्यादा होता है 67%, लेकिन ये वाला पूफा सिर्फ 3% होता है। इसके लिए अगली तीसरी चीज मूफा, ये 30% होता है, और ओमेगा 3 ओमेगा 6 सिर्फ 2% होता है, और कोई भी नेचुरल ऑक्सीडेंट इसमें नहीं होता। उसके बाद वनस्पति तेल आप देख सकते हो यहाँ पर, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, उसके बाद सोयाबीन का ऑयल, कॉर्न ऑयल, कॉटन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। बहुत सारे लोग इस बात का आर्ग्यूमेंट करेंगे, सर हम तो पीली सरसों का तेल खाते हैं, इससे बढ़िया तो कोई तेल ही नहीं है। हमारे घर के सामने सरसों होती है, अपने घर की सरसों पिलवाते हैं और वहां से तेल निकलवाता है। सर उससे ज्यादा कुछ नहीं, सब कहीं सुनी बातें हैं। लेकिन जब आप साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर जाओगे, ये बातें तो वो लोग करते हैं अपने घर में बैठ के, लेकिन जैसे कोई प्रॉब्लम होती है, ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं सर जो आपको करना है वो करो। उस टाइम सरसों का तेल कहाँ गया? कि हमने तो पूरी जिंदगी सरसों का तेल खाया है। मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इस बात को भी नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग वो गलत है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, दे आर वेरी ट्रू। गलत हो सही कुछ नहीं, नजरिया है हमारा। लेकिन हम सिर्फ उनको ये बात बता सकते हैं कि जो चीज आज मैं आपको दे रहा हूँ उस चीज के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इन संस्थाओं द्वारा प्रमाणित हैं।
ग्राउंड नट ऑयल, उस देखो सारा दे दिया। अब जब राइस ब्रांड ऑयल की बात करते हैं, इसके अंदर सैचुरेटेड फैट कितना 22% है। ये वाला पूफा ये आ गया 35%। तीसरा जो इसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये 43% है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो कि नॉर्मल रेंज में होना चाहिए 5% से 10%, यहाँ पर 22% है। और उसके बाद ओर्जेनोल, टोकोट्रेनॉल्स और टोकोफेनॉल्स, ये तीनों नेचुरल ऑक्सीडेंट्स हैं जो इस तेल को खास बनाते हैं। आज इस ऑयल के बारे में वाकई आपको कम से कम, आज मैंने इसके लिए 10 मिनट लिए तो 10 मिनट इसके लिए बनते हैं। मैं 1 घंटा भी इस तेल के बारे में आपको बता सकता हूँ, कितने एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आज वेस्टीज के अंदर भी अगर आप बात करोगे, कोई रिपोर्ट्स आपने देखी होगी, जो हाईएस्ट जो हमारा सेलिंग प्रोडक्ट है वो सबसे नंबर 1 पे क्या आता है, वो आता है राइस ब्रान ऑयल। इसके बाद साबुन आती है और तीसरे नंबर पे फ्लेक्स ऑयल आता है। ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, यानी कितना बड़ा टर्नओवर हम यहाँ से करते हैं। तो उसका रीजन यही है कि ज्यादा से ज्यादा घरों में इतनी हेल्दी चीज पहुंच सके, इतनी अच्छी चीज पहुंच सके, उतना ज्यादा हमारे लिए बढ़िया है। नेक्स्ट, अब देखो ये इसके न्यूज़पेपर में राइस ब्रान ऑयल कोलेस्ट्रॉल को भी वो कम करने में। और जब बात करते हैं ऑलिव ऑयल, कुछ लोग कंपेयर करेंगे, सर भाई ठीक है जो ऑलिव ऑयल है वो इतना अच्छा होता है। बिल्कुल ठीक है, ऑलिव ऑयल में बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल डीप फ्राइंग के लिए नहीं है। हम लोग इंडियंस हैं, हमारे एनवायरनमेंट में डीप फ्राइंग ज्यादा चलता है, हम चीजों को छोंकते भूनते ज्यादा हैं, हम लोग चीजें कच्ची नहीं खाते। हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है। राजस्थान की बात करोगे, जब तक तेज मिर्चें ना हो, लाल मिर्चें ना उसमें इस्तेमाल हो, जब तक वहाँ खाना अच्छा नहीं लगता। वो उस एनवायरनमेंट की, वहाँ गर्मी इतनी पड़ती है, उनको उस तरह की चीजें मिलती हैं। तो हमारे यहाँ जितना भी खान पान है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से है। आज हमारा देश इतना सुंदर देश है, डाइवर्सिफाइड है। वो सिर्फ डाइवर्सिफाइड क्यों है? क्योंकि अलग हर 10 कोस के पास जाके तो पानी बदल जाता है, तो इतना डाइवर्सिफिकेशन है। तो डीप फ्राइंग हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा होती है। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट ऑयल, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बड़ी वैल्यूएबल होगी और आपने बिल्कुल दिल से इस चीज को समझा होगा। एक सिंपल सा प्रोडक्ट जिसको हम आंख बंद करके सबसे पहले पूछने क्या लेना, चल राइस ब्रान ऑयल ले ले। अगर ये सारे फैक्ट एंड फिगर्स हमें पता हो राइस ब्रान ऑयल के लिए, तो हमारी रिकमेंडेशन, हमारी शेयरिंग कितनी स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि बिजनेस हमारा क्या है, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। और शेयर क्या करना है, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये शेयर करना है। तो थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, आ जाते हैं फ्लैक्सीड ऑयल के ऊपर। अब इतनी चीजें मैंने यहाँ पर करी हैं, तो अब इसके अंदर फ्लैक्सीड ऑयल यानी अलसी को किचन की रानी कहा जाता है, इज अ क्वीन ऑफ द किचन। हमारे पहले टाइम में, पुराने टाइम में अलसी हमारे किचन में इस्तेमाल होती थी। उसका रीजन, अलसी के अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 सबसे ज्यादा होता है। अब कैटेगरीज जो है हिंदुस्तान के अंदर, जो कोस्टल एरियाज में यानी समुद्री एरिया के आसपास रहते हैं, उनको बोलते हैं कोस्टल लाइन। उस कोस्टल लाइन के अंदर लोग सी फूड को कंज्यूम करते हैं, तो ओमेगा 3 ओमेगा 6 उनकी बॉडी में अपने आप चला जाता है और वहाँ पे हार्ट की प्रॉब्लम कम देखी गई है। लेकिन जब मैं नॉर्थ इंडियंस की या मैं उसके बाद प्लेन्स की बात करता हूँ, तो प्लेन्स में हमारे खाने के अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 का कोई मेजर सोर्स नहीं है। हम यहाँ पर इस बेल्ट के जो लोग हैं, नॉर्थ प्लेन के जो लोग हैं, ज्यादातर वेजिटेरियन है, और वेजिटेरियंस के लिए ओमेगा 3 ओमेगा 6 के लिए कोई अच्छा सोर्स नहीं है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपने किसी भी रिलीजन के कारण नॉन वेज कंज्यूम नहीं करते हैं, तो उनके पास, उनकी बॉडी में डेफिशिएंसी होने लगती है। बॉडी को धर्म से कोई मतलब नहीं है, रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। बॉडी को तो जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो न्यूट्रिएंट चाहिए, वो तो चाहिए ही, चाहे वो वेजिटेरियन सोर्स से मिले या नॉन वेजिटेरियन सोर्स से मिले। तो आज हम बात करते हैं फ्लैक्सीड ऑयल की। इसके अंदर देखो कितना, 18 से 20%, यानी कम से कम, यानी 50 से 60% ओमेगा 3 है, और रफली 18 से 20% ओमेगा 6 है। यानी गुड फैट, जिसको बोलते हैं फैटी एसिड्स, यानी 3 तरह के फैटी एसिड्स की हमने बात की थी, सफा पूफा मुफा, ये तीनों के तीनों क्या फैटी एसिड्स ही तो हैं। तो ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में इस तेल के अंदर है। इसके अंदर विटामिन ई है, जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके सेल्स को हार्मफुल रेडिकल से, फ्री रेडिकल से आपको बिल्कुल बचा के रखता है। और फ्लैक्सीड ऑयल के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या, मैग्नीशियम है और क्या पोटेशियम है, जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए कि सबसे ज्यादा इसके अंदर क्या है, कि लिखो फ्लैक्सीड ऑयल, नेक्स्ट लिखो इसमें 50 से 60% ओमेगा 3, तो उसके बाद 18 से 20% इसमें ओमेगा 6। अगली चीज जो यहाँ पर लिखना है विटामिन ई। तो विटामिन ई क्या करती है, सेल्स को रोकती है, फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट इसमें लिखो इट्स रिच इन मैग्नीशियम एंड द पोटेशियम, जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है।
फिर इसके अंदर और बहुत सारी चीजें, विटामिन बी, कॉपर, फाइबर, प्रोटीन, जिंक, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करता है, आर्टरीज को ब्लॉकेज को भी ये रोक देता है। ये कोई, अब दूसरी बात, अब इसको ऐसे भी सेल नहीं करना है कि जिसको मैं बार बार बोलता हूं कि हमें क्लेम नहीं करना है, हम डॉक्टर्स नहीं है, वी आर नॉट द डॉक्टर्स, ना कंपनी हमें डॉक्टर बनाना चाहती है। ये सिर्फ नेचुरल चीज है, एक हेल्थ सप्लीमेंट है। इतना ओमेगा 3, ओमेगा 6, उसके बाद मैग्नीशियम, पोटाशियम हमारे खाने में होना चाहिए था, जो हमारे खाने में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। जिस तरीके से खाने के अंदर मिलावट आ रही है उस तरह की चीजें नहीं आ रही, इसीलिए हमें इस चीज को इस सोर्स से लेना। और ये पूरा वेजिटेरियन सोर्स है, पूरा नेचुरल सोर्स है, कोई केमिकल इस फ्लैक्ससीड ऑयल के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारी वेन्स को, इसको लगातार आप यूज करोगे तो आपके ब्लड प्रेशर को पूरा कंट्रोल करके रखेगा। जितना भी एक्यूमुलेशन फैट्स का हो चुका है, यानी 80% केस में हमें क्या करना है, प्रिवेंटेबल है। आप सीधा 20% के पास मत चले जाना। लोग जाते छुट्टे के साथ ही हॉस्पिटल के बाहर खड़े होंगे, जिस चीज को हार्ट, जो उनकी कार्डियो केयर यूनिट है, सर आज मैं सीख के आया हूँ कि आज ये सब होने वाला, तेल खाओ वो वाला और ये खाओ। ऐसा नहीं है। हम जो मेजरली काम करेंगे वो प्रिवेंटेशन वाली स्टेज पे काम करेंगे। 80% जो लोग उस कैटेगरी में आ जाते हैं जहाँ पर हार्ट की प्रॉब्लम्स बननी स्टार्ट होती हैं, जहाँ लोग वर्कआउट करना छोड़ देते हैं, वहां पर मेजर काम करता है। जो लोग वेट लॉस पे काम करते हैं, खाली पेट इसके कैप्सूल्स को लो, हेल्प करेंगे। हार्मोन लेवल्स को बिल्कुल, वुमेन्स के लिए स्पेशली मैं कहना चाहूंगा, लेडीज को चाहे कोई और प्रोडक्ट लें या ना लें, ये मेरी तरफ से और कंपनी की तरफ से हाईली रिकमेंडेड है फॉर एवरी वुमन। हर एक लेडीज को फ्लैक्सीड ऑयल लेना चाहिए। वो उनके हार्मोन्स को इम्बैलेंस जो होता है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस उन खास दिनों के अंदर, मेनपॉज के अंदर, उसके अंदर कंट्रोल करता है। जो वेन्स की प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है, उसके अंदर फ्लैक्सीड ऑयल के बड़े अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर हैं, जो आपके इसके सिस्ट को रोकते हैं। ब्रेस्ट के अंदर जो सिस्ट, गांठें बनने लगती हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। आपके जोड़ों के लिए, जिनको उसके बाद जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, उसके अंदर भी हम इसको यहाँ पर रिकमेंड करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए काम करता है। तो इसीलिए, और जो लेडीज ऑस्टियोपोरोसिस से, यानी उनकी हड्डियों के अंदर से कैल्शियम कम होने लगता है, उसके अंदर भी इसके बड़े अच्छे रिजल्ट है। जिनको शुगर है, ये आपके इंसुलिन को आगे जाके प्रमोट करता है, इंसुलिन को बढ़ाने लगता है। मतलब हार्ट के साथ साथ ये बाकी चीजों पे भी काम करता है। इसलिए हार्डली, इसके लिए वुमेन्स को मैंने स्पेशली बताया कि ये क्यों लेना चाहिए, ये सारे रीजंस हैं। और जो 80% कैटेगरीज में जेंट्स आते हैं, उनको तो लेना ही लेना चाहिए। तो अब इसको कैसे लेना, 2 से 3 कैप्सूल आफ्टर मील खाने के बाद। और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, वो इसको खाली पेट लें सुबह उठते के साथ ही। बड़े शानदार रिजल्ट्स उनको इसके मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, अब जो अगला प्रोडक्ट है, हमारा स्टार प्रोडक्ट है L-arginine। बहुत कम लोग हैं, अब जो 2 प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत कम लोग सर्कुलेट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उनको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन की कमी के कारण ये प्रोडक्ट सर्कुलेट कम होते हैं, लेकिन रिजल्ट्स इनके बड़े शानदार है। अब हम L-arginine की बात करते हैं। L-arginine क्या होता है, एक एमिनो एसिड्स होता है। और जो नॉर्मली जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं असेंशियल एमिनो एसिड, जो हम अपने खाने से ले लेते हैं। एक होते हैं नॉन असेंशियल एमिनो एसिड्स, जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं। और एक होते हैं कंडीशनल एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड 3 तरह के होते हैं, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, जनरली मैंने आपको बता दिया कि असेंशियल, नॉन असेंशियल और एक हो गए कंडीशनल। तो कंडीशनल कौन से होते हैं, जो खास कंडीशन में जब आप कभी भी स्ट्रेस के अंदर होते हो या कोई प्रॉब्लम आपको हो गई, डिजीज हो गई, उस टाइम में कुछ खास एमिनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होते हैं, उनको बोला जाता है कंडीशनल। और जो नॉन असेंशियल होते हैं, जो अपने खाने से, जो हमारी बॉडी के अंदर डेवलप नहीं हो पाते। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके कारण ही प्रोटीन बनता है हमारी बॉडी में। और प्रोटीन हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और ये हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी बड़े स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो एक ये बिल्कुल बड़ा ही अपने आप में परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब इसका सबसे बड़ा काम क्या है हार्ट के लिए, क्योंकि स्पेशली हमने इसको हार्ट की कैटेगरी में रखा है कि L-arginine के अंदर यूनिक कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं, वाइटामिन है, लाइकोपाइन्स है, फॉलिक एसिड है, रिस्वेट्रोल्स इसके अंदर हैं, जो आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये 3 चीज़ें लिख लो, वाइटामिन, उसके बाद लाइकोपाइन, उसके बाद फॉलिक एसिड, और उसके बाद कौन सी है, रेस्वेट्रॉल। ये ऐसी चीजें हैं जो इसके कॉम्बिनेशन को अपने आप में यूनिक बनाते हैं। यानी कि L-arginine एक अपने आप में परफेक्ट कॉम्बिनेशन है किसका, L-arginine का, एंटीऑक्सीडेंट्स का और विटामिन्स का।
अब इसका जो सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो क्या होता है, एक हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड करता क्या है कि जो आपकी नसें हैं एक उम्र के साथ साथ वो हार्ड होने लगती हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल से मैं बात करता हूँ कि एक पानी का पाइप है जो अपने घरों में यूज करते हैं, वो अगर धूप में रहे मतलब ज़्यादा टाइम तक वो हार्ड हो जाता है और बिल्कुल सर्दियों में आकर वो टूट ही जाता है, यानी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी लॉस्ट हो जाती है। तो जो ये वाला नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, ये क्या करता है, हमारी जो वेन्स हैं, नसें हैं, उनको लचीला बना के रखता है, फ्लेक्सिबल बना के रखता है, जिससे क्रैम्प्स कम होते हैं, जिस चीज से क्रैम्प्स कम होते हैं। और इसके कारण ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। इसके अंदर फॉलिक एसिड, विटामिन B6 और B12 ऑलरेडी है ही हैं, ये सारे मिलकर काम करते हैं। और जो खास बात क्या है कि जो उसका बाद ये उसका क्रॉस सेक्शन है जिसके अंदर से खून फ्लो करता है नसों के अंदर, उसके क्रॉस सेक्शन को भी ये धीरे धीरे बढ़ाता है। यानी कि जो आपकी नसें हैं वो अपने आप सिकुड़ती नहीं है। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है नसों की, हार्ट के अंदर भी ये प्रॉब्लम है। ब्लड प्रेशर कब बढ़ेगा, जब आपकी नसें सिकुड़ने लगेंगी, वो श्रिंक होने लगेंगी। तो L-आर्जिनाइन उस कंडीशन में उसके नसों को, उनके मुंह को खोलता है, उनके क्रॉस सेक्शन को आगे जाके बढ़ाता है। फिर इसके अंदर विटामिन D भी इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है जो कैल्शियम को भी अब्जॉर्ब करता है। और विटामिन D3 कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये रिसेंट रिसर्च से पता चला है। तो किस तरह की इसमें चीजें हैं इसके अंदर, बस स्वीटनर, ये बिल्कुल इसके अंदर इसके ग्लिसिमिक जो इसका इंडेक्स है वो लो है, यानी शुगर वाले लोग भी इस चीज को ले सकते हैं। अब इसके सबसे बड़े फायदे क्या हैं हार्ट के लिए, कि ये बिल्कुल आपके हार्ट को शानदार चीजें आपको देगा। आपके कोलेस्ट्रॉल को यहाँ से कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, प्री मैच्योर एजिंग जो होती है कार्डियोवास्कुलर, यानी कि जो मैंने आपको बार बार बताया, नसों को उनको रिलैक्स करेगा, सेक्सुअल फंक्शन को इंक्रीज करेगा। जिनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है वहाँ ये बड़ा अच्छा काम करता है। जो लोग उसके बाद जिम के अंदर जाते हैं, जो लोग उसके जिम में एक्सरसाइजेस करते हैं, उनके लिए ये इट वर्क्स एज ए प्री वर्कआउट ड्रिंक। क्योंकि जब आप जाकर जिम में काम करने वाले हो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है, आपकी नसों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने वाला है। अब आप यहाँ पे इसको लॉजिकली समझ लो कि अगर आपकी नसें, आपकी वेन्स जिनके अंदर खून दौड़ता है, अगर वो फ्लेक्सिबल होंगी, तो जब आप ज्यादा वर्कआउट कर रहे हो, आपके दिल ज्यादा, हार्ट रेट जो आपका वो बढ़ा हुआ है, पंप ज्यादा कर रहा है, तो उस टाइम में नसें आपकी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो इसको पी के जाओ सुबह सुबह खाली पेट, एक सैशेट डालो गिलास के अंदर और जाके उसके बाद आधे घंटे के बाद वर्कआउट करो, तो आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि वहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना है, हार्ट रेट बढ़ना है, उस कंडीशन के अंदर इट वर्क्स। बड़े शानदार रिजल्ट्स हैं। और जो लोग जिम में एक्सरसाइज करते हैं वहाँ भी उनको केमिकली और अलग से मार्केट से L-आर्जिनाइन दिया जाता है, कोई उनके लिए कोई नई चीज़ L-आर्जिनाइन नहीं है। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग करेगा। और जो लोग एक लंबी इलनेस से जूझ रहे हैं और वो रिकवरी स्टेज में रहे हैं, वहाँ पर उनको L-आर्जिनाइन दो तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज के बाद मैं कहूँगा कि जब आप किसी भी अपने जानने वाले को, रिश्तेदार को देखने का जाएंगे, सेफ के लिए ना ले जाकर उसके लिए L-आर्जिनाइन लेके जाओ, ताकि वो 15 दिन इसको पिएगा और बड़े अच्छे रिजल्ट आपको वहाँ से मिलने वाले हैं। सॉरी, यस। अब एक सैशे आपको लेना है एक गिलास के अंदर, उसको आप डालो और पी लो। कोई इसके लिए कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है। अब एक अगला प्रोडक्ट होता है, स्टार प्रोडक्ट है, बहुत कम लोग यहाँ इसके बारे में जानते हैं, कोएंजाइम Q10। अब इसकी खूबी क्या है, ये एक तरह का सब्सटेंस है, जो एक एंजाइम है, जो आपकी जो ऑयल सोल्यूबल एंजाइम है, जो एकदम विटामिन जैसा, ये आपकी बॉडी को सबसे इंपॉर्टेंट चीज करता है, ये आपकी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है। यानी हम बात करते हैं बार बार CNT की, और CNT स्टैंड फॉर सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। तो 3 प्रोडक्ट हैं ऐसे जो हमारे एग्जैक्टली सेल्स के ऊपर काम करते हैं। पहला प्रोडक्ट हम लोग बताते हैं नोनी, जो कि एग्जैक्टली सेल वॉल को, उनके पोर्स को खोलता है। दूसरा प्रोडक्ट हम लोग बताते हैं गैनोडाना, वो भी सेल्स के ऊपर काम करता है। और तीसरा प्रोडक्ट हम बात करते हैं कोएंजाइम Q10, जो एग्जैक्टली सेल्स के ऊपर डायरेक्टली काम करता है। यानी सेल के अंदर, सेल एक अपने आप में यूनिट है। एक यूनिट का मतलब क्या है, सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट। वो यूनिट अपना खाना अपने आप बनाती है, इनपुट लेती है और आउटपुट भी देती है। मतलब क्या हुआ, और ऊर्जा उसके अंदर ही पैदा होती है, एनर्जी उसके अंदर ही पैदा होती है। तो नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो कोएंजाइम Q10 है, सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, वो हमारे लीवर में होते हैं, किडनी के अंदर होते हैं, क्योंकि इन ऑर्गन्स को सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसके हार्ट के अंदर होते हैं।
क्योंकि ये 3-4 ऑर्गन ऐसे हैं जिनको एनर्जी की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। इनका साइज भी बड़ा है और इनके अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है। तो नॉर्मली ये हमारी बॉडी में पैदा होता है, बनता है, हमारे सेल्स के अंदर बनता है। जो लोग साइंस से बिलोंग करते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, वो इस बात को जानते हैं। एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो एनर्जी हमारी बॉडी में बनती है। ग्लूकोज अपने आप ब्रेक होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। मैंने भी ये वर्ड शायद इसलिए यूज़ कर लिया कि मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ, बीएससी मैंने की हुई है, तो थोड़ा मेरे लिए इसके लिए आसान है। लेकिन इसमें आपको जरा सी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये बात यहाँ पे बोल सकते हो कि 90% जो सेलुलर एनर्जी बनती है हमारे शरीर में, जो ऊर्जा पैदा होती है, उसके बनने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और ये नॉर्मली मैंने आपको सारा चीज आपको बताई कि सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारे दिल के अंदर जो लगातार फंक्शन कर रहा है, किडनी और इसके लिए हमारा ब्रेन, लीवर। इसमें एक बात और खास चीज कि इसका मैंने यहाँ पर जिक्र क्यों किया, आपने एक बात अब ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी हमारी बॉडी से जहाँ सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो काम हमारे 20 से 30 साल में होते हैं। एक स्पोर्ट्समैन है, उसकी एक्टिव लाइफ 20 से 30 साल होती है। उसके बाद मैं अगर उसके बाद डिफेंस की बात करता हूँ, आर्मी की बात करता हूँ, तो उसके अंदर भी जितने भी कॉम्बैट ऑपरेशंस होते हैं, स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं, स्पेशल फोर्सेज होती हैं, उनके अंदर जितने भी रिक्रूट्स रखे जाते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स रखे जाते हैं, उनकी एज 20 से 30 साल में होती है। तो कहीं ना कहीं पर इस एज बैंड में सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये जब तक हमारे शरीर में सबसे ज्यादा बनता है। लेकिन जैसे 30 के ऊपर हम जाने लगते हैं, 35 के बाद यानी 35 के बाद हमारी बॉडी में Q10 कम होना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से ही हमारा एक एजिंग प्रोसेस भी स्टार्ट होता है। 30 के बाद, 35 के बाद, 40 के बाद धीरे धीरे हमारी बॉडी में एनर्जी कम बनती है, ऊर्जा कम बनती है, उससे हमारी रिफ्लेक्सेस वीक होती हैं। आज अगर मैं 20-21 साल के लड़के को कहूँ कि मैं इस टाइम दिल्ली में बैठा हूँ कि आपको इस टाइम पे मथुरा जाना है, तो हाथ क्या वापस आना, वो 1 मिनट में तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी 40 साल के आदमी से कहूँ, वो एक बार को सोचेगा, अरे अभी तो रात हो रही है, मतलब थक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो रिलैक्सिंग मोड में आ गया। वो उसकी गलती नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में वो एनर्जी आज के टाइम में पैदा नहीं हो रही। तो इसलिए सबसे ज्यादा हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है कि जो भी 35 से ऊपर का है, 40 से ऊपर का है, 45 से ऊपर का है, हर आदमी को एक कैप्सूल Q10 का लेना ही चाहिए, अपने एनर्जी को, वाइटलिटी को लगातार बनाने के लिए, बरकरार रखने के लिए। और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि कुछ लोगों की हार्ट बीट रेगुलर नहीं होती। इसको हार्ट कैटेगरी में रखा गया है कि जिसके लिए पेस मेकर लगाया जाता है। एक इम्पल्स उसकी कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाती है, जिससे हार्ट एक शॉर्ट फ्रैक्शन के लिए धड़कना कम हो जाता है, जिसको बोला जाता है कि हार्ट बीट कम हो गई है। ये बहुत सही है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए पेस मेकर लगाया जाता है। कई लोगों ने ऑपरेशन सुना होगा पेस मेकर। पेस मेकर वही काम करता है, जैसा मैंने शुरू में बताया, एक हल्का सा करंट आपके आपके हार्ट को देगा, जिससे हार्ट आपका बिल्कुल धड़केगा। तो कहीं ना कहीं 1-2 हार्ट बीट कम हो जाती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखा 1-2 हार्ट बीट कम होने से ही कितना बड़ा लाइफ के ऊपर थ्रेट आ गया। तो ये वहां पर काम करता है, आपके हार्ट बीट को लगातार उनको रिदम के अंदर बनाए रखता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हार्ट की मसल को फेलियर से बचाता है। उसके बाद रिकवरी, जब आप बात करो किसी की बाईपास सर्जरी हो चुकी है, 2-3 महीने हो चुके हैं, उसके बाद आप इसको दे सकते हो। ये उनके रिकवरी रेट को फास्ट कर देता है। उसके बाद ये हेल्प करता है लो ब्लड प्रेशर में। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो जा रहा है, वहां पर आप इसको दे सकते हो। ये डायबिटीज पेशेंट्स को भी आप दे सकते हो, उनके साथ ये प्रॉब्लम लो ब्लड प्रेशर की रहती है। तो आज आपको इसके बेसिक फंक्शन भी मालूम चले होंगे और ये किस तरीके से काम करता है। कहीं ना कहीं देखो, अब इसके अंदर 4-5 प्रॉब्लम लिखी हुई है हार्ट की, कि ये वाला प्लाक जो अंदर कोलेस्ट्रॉल बनता है, उसको भी अपने आप, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जब हो जाते हैं बॉडी में, उनको कंट्रोल करता है, उनको धीरे धीरे कम करता है। हार्ट क्रैम्प्स की बात करते हैं, जो उसकी सीने का दर्द बोलते हैं, एंजाइना बोला जाता है, उनको कंट्रोल करता है, प्रिवेंट करता है। इरेगुलर हार्ट बीट जो होती है, कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम आती है कि उनकी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, वहां पर ये काम करेगा। डैमेज हार्ट मसल के लिए काम करता है और हार्ट सर्जरी को के उसके रिकवरी टाइम को ये कम कर देता है। तो कितना एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है कि जिसको इस तरीके से आज तक हमने कभी इसको इस तरीके से देखा ही नहीं। तो सबसे पहली रिकमेंडेशन तो यही हो गई, बिल्कुल 35 के बाद, 40 के बाद हर एक आदमी, हर एक लोग, सब लोग एक एक कैप्सूल इसका लेना स्टार्ट करें। तो खाना खाने के बाद छोटा सा कैप्सूल होता है, सीधा खाओ और ठीक है। तो उससे कहीं ना कहीं आपको हार्ट को आपको हेल्प मिलने वाली है, आपके अंदर जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो लगातार बनने वाली है। और वही कैप्सूल 1 या 2 कैप्सूल आप ले सकते हो लंच के बाद या सुबह बिल्कुल ब्रेकफास्ट के बाद।
नेक्स्ट इसके साथ ही हमारे यहाँ पे ये वाली कैटेगरी बिल्कुल एकदम फिनिश हो गई है। बिल्कुल थैंक यू सो मच कि इस सेशन को हमने यहाँ तक रखा और आपने इस चीज़ को सुना। अभी बिल्कुल 10 मिनट बाकी हैं।